क्या हो अगर हम इतिहास को देशों की सरहदों से नहीं बल्कि विचारों के बहाव से देखने लगे। आज हम एक ऐसी ही अनोखी किताब मॉडर्न साउथ एशियन थिंकर्स को समझने की कोशिश करेंगे, जो दक्षिण एशिया के बौद्धिक इतिहास को देखने का हमारा नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। तो शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है। क्या विचारों को वाकई सरहदों में बांधा जा सकता है? ये किताब इसी गुत्थी को सुलझाने की एक कोशिश है। देखिए, किताब की प्रस्तावना में ही ये बात कितनी खूबसूरती से कही गई है कि विचार आज़ाद होते हैं, उन्हें कोई जेल, कोई सरहद कैद नहीं कर सकती। यही इस किताब की बुनियाद है। तो इस सफ़र में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि विचारों पर ये सीमाएं क्यों लगाई जाती हैं। फिर विचार क्षेत्र की एक नई कल्पना को जानेंगे, कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारकों से मिलेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि सोचने का ये नया तरीका आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उपसर्गों की समस्या की। ये वो असल प्रॉब्लम है जिससे ये किताब जूझ रही है। हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, है ना? विचारकों को छोटे छोटे बक्सों में बंद कर देते हैं। ये भारतीय दार्शनिक हैं, वो पाकिस्तानी लेखक हैं, जैसे कि उनके विचार सिर्फ उन्हीं सरहदों के अंदर ही पैदा हुए और वही रह गए। अब ये स्लाइड देखिए, ये इस समस्या को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है हमारा पुराना टुकड़ों में बटा हुआ नजरिया और दूसरी तरफ है किताब का नया नजरिया। इन सबको एक बड़े दक्षिण एशियाई विचार के तौर पर देखना। ऐसा करते ही वो सारे कनेक्शंस दिखने लगते हैं जो पहले छिपे हुए थे। और देखिए, इस किताब के संपादक खुद इस बात को मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सोच असल में राजनीति और एकेडमिक्स की दीवारों में फंसकर रह गई है। ये किताब उन्हीं दीवारों को तोड़ने की कोशिश है। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? यहीं पर यह किताब एक बहुत ही कमाल का और नया आइडिया सामने रखती है, जिसे वो कहती हैं विचार क्षेत्र की कल्पना। तो ये विचार क्षेत्र आखिर है क्या चीज? इसे एक तरह से बौद्धिक मौसम की तरह सोचिए। जैसे हवा और बादल सरहदों की परवाह नहीं करते, वो तो बस बहते हैं। ठीक वैसे ही विचार, संस्कृति और राजनीतिक सोच भी एक पूरे क्षेत्र में आज़ादी से बहते हैं। इसे समझने के लिए फैज़ और नागार्जुन की मिसाल लीजिए, एक पाकिस्तान से, एक भारत से। पर क्या उनकी राष्ट्रीयता उनकी कविताओं में बसे साझा दर्द, उम्मीदों और विचारों से ज्यादा बड़ी है? बिल्कुल नहीं। यही तो एक साझा विचार क्षेत्र है। और यही तो इस नज़रिए की सबसे खूबसूरत बात है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार बांटने में लगी है, ये नज़रिया याद दिलाता है कि विचार हमें जोड़ते हैं। वो बंटवारे की ताकतों के खिलाफ एक पुल की तरह काम करते हैं। तो इस विचार क्षेत्र में कौन कौन है? चलिए, अब इस किताब में शामिल कुछ बहुत ही अलग और दिलचस्प विचारकों की दुनिया में झांकते हैं। और इसका स्केल मतलब वाकई बहुत बड़ा है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 61 विचारक। ये इस किताब के बड़े इरादों को दिखाता है। इनमें शामिल हैं इस्मत चुगताई, जिनकी बेबाक कलम ने साहित्य और नारीवादी सोच की सरहदों को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर है भूटान के कर्मा ओरा, जिन्होंने दुनिया को जीडीपी से आगे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का आइडिया दिया। उन्होंने ये साबित किया कि तरक्की को सिर्फ पैसों से नहीं नापा जा सकता। और हाँ, सादत हसन मंटो को कैसे भूल सकते हैं, वो बागी कहानीकार जिन्होंने समाज के दोगलेपन पर इतनी गहरी चोट की कि उनकी कहानियां आज भी सरहदों के दोनों पार गूंजती हैं। चलिए, एक विचारक आनंद कुमार स्वामी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। वो थे तो एक आर्ट हिस्टोरियन, लेकिन उनके विचार सिर्फ कला तक नहीं रुके। उन्होंने पश्चिमी नजरिए को चैलेंज किया और कहा कि किसी देश की असली पहचान उसकी सियासत में नहीं, उसकी संस्कृति में होती है। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक पूरी सभ्यता के तौर पर देखा और ये दिखाया कि कैसे एक विचार पूरे क्षेत्र को एक धागे में पिरो सकता है। अब एक और बिल्कुल अलग विचारक को देखिए, एल्विन रॉबर्ट कॉर्नेलियस। वो पाकिस्तान के पहले ईसाई चीफ जस्टिस थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कानून के इस्लामीकरण की वकालत की। उनका मानना था कि पश्चिमी कानूनी ढांचों को इस्लामी मूल्यों के साथ मिलाकर ही कानून आम लोगों तक पहुंच सकता है। ये दिखाता है कि कैसे विचार धर्म और राष्ट्रीयता की सारी हदें पार कर जाते हैं। तो हमने देखा कि ये किताब कैसे एक नया नक्शा हमारे सामने रखती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नया नक्शा मायने क्यों रखता है? इससे क्या फर्क पड़ता है?
इसका सीधा सा मतलब है कि ये नजरिया हमें सतही राजनीतिक समझौतों और सरकारी परिभाषाओं से कहीं आगे ले जाता है। ये हमें बताता है कि एक इलाके को असल में उसके लोग और उनके विचार जोड़ते हैं, न कि सिर्फ कागजी समझौते। तो अगर हम इस किताब के मिशन को 3 हिस्सों में बांटें तो वो कुछ ऐसा होगा। पहला, विचारों के आधार पर इस पूरे क्षेत्र की एक नई तस्वीर बनाना। दूसरा, सब्जेक्ट्स और देशों की दीवारों को गिराना। और तीसरा, एक ज्यादा गहरी और मतलब की बातचीत शुरू करना। और ये जो आखिरी कोट है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है कि जब हम विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो क्षेत्र की साझी पहचान देश की राजनीतिक पहचान से कहीं ज्यादा बड़ी और जरूरी हो जाती है। तो आखिर में ये किताब हमें बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर हम इस नज़रिए को पूरी दुनिया पर लागू करें तो क्या होगा? अगर हम दुनिया का नक्शा सरहदों से नहीं बल्कि विचारों के बहाव से बनाएं तो हमारी दुनिया की समझ कितनी बदल जाएगी।